तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो हम एक सिंपल सा आंसर दे सकते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब सवाल ये कि क्या हमारे पास दुनिया में एकमात्र यही फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी है, जैसे कि अपने पास हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, विंड एनर्जी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एनर्जी कौन सा है, फॉर्म एनर्जी का कौन सा फॉर्म है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। बोला ऐसा क्यों? अब जरा सोचो कि अगर अपने अपने घरों में, हम सभी के घरों में पंखे लगे होते हैं, कूलर लगा होता है, एसी लगा होता है। अब सोचो कि अगर अपने मोहल्ले में हर व्यक्ति अपने अपने घर में पंखा चलाने के लिए एक डीजल मोटर का इस्तेमाल करे। हम लोग मोटर में डीजल डालें, पेट्रोल डालें, उसको चलाएं और उसी में ब्लेड कनेक्ट करके हम लोग रात भर हवा खाएं, तो पंखा चलेगा, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। बट पंखा चलने के साथ साथ उस मोटर से क्या निकलेगा, धुआं, और हमारे कमरे में क्या फैलेगा, पॉल्यूशन। बट अगर हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल उसकी जगह पे करें तो किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पॉल्यूशन सिर्फ तुम्हारे घरों में नहीं हो रहा है, बट जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कहीं कहीं हम लोग हीट का इस्तेमाल करते हैं, तो चीज़ों को जलाते हैं तो वहाँ से धुआं निकलता है। बट वो धुआं हमारे घरों में नहीं आता, हमारे आसपास के मोहल्ले में नहीं आता, वो कहीं दूर प्रोड्यूस होता है। बट अगर हम लोग अपने घरों में ही अगर डीजल पेट्रोल मोटर का इस्तेमाल करें पंखों को चलाने के लिए, तो हर घर में, हर कमरे में धुआं निकलेगा, है ना। तो चूंकि ये इसलिए इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एनर्जी है क्योंकि एक तरह का नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी है। कैसा एनर्जी है? नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग अक्सर बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, कि भाई साहब तार में करंट फ्लो कर रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप सभी चार्ज पार्टिकल्स के बारे में जानते होंगे कि एक एटम के अंदर में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, जिसमें 2 चार्ज पार्टिकल हैं। अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और वो चार्ज होता है नेगेटिव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल अपने पास है प्रोटॉन, इसके ऊपर भी सेम उतना ही चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बट प्रोटॉन का नेचर कैसा होता है चार्ज का, दैट इज पॉजिटिव। तो बेसिकली अगर हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रहा है वायर से, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के दौरान में क्या फ्लो करता है, वो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। बोले सर चार्ज पार्टिकल में तो फिर प्रोटॉन भी आता है, फिर ये क्यों फ्लो नहीं करते? तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा अपने एक कंडक्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करें। मान लो ये अपना है कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में ढेर सारे एटम्स होंगे, ढेर सारे एटम्स होंगे, और हर एक एटम के पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है पहले, तो आपको पता होगा बेसिक बातें, कि एक एटम के अंदर में जो 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पर बंद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ बंद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। यानी ये मूव करने के लिए फ्री होते ही नहीं है, और न्यूक्लियस को तोड़कर प्रोटॉन को फ्लो कराने के लिए बहुत गजब का अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जनरली हम उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बाहर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, बाहर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अब उसमें भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में नहीं घूमते, अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि मान लो अपने पास है एक सोडियम एटम। तो सोडियम का जनरली एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो अगर हम इसका एक जनरल कन्फिग्रेशन करें तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, 2 8 1, ऐसे ही करते हैं ना। तो मान लेते हैं ये सोडियम का न्यूक्लियस है और ये है इसका फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये है अपना सेकेंड ऑर्बिट और यह है अपना थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड ऑर्बिट में कितना होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बेसिकली मैंने ऑर्बिट ऐसे बनाया है कि न्यूक्लियस से एकदम इक्वल डिस्टेंस पर ऑर्बिट है, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ती है ना, वो डिस्टेंस काफ़ी बढ़ता जाता है।
अब मान लो कि अपना पहला ऑर्बिट यहाँ मिला ना, सेकंड काफ़ी दूर पे मिलेगा, थर्ड तो काफ़ी दूर पे मिलेगा, है ना। तो जैसे हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन तक पहुँचते हैं, मान लो इसमें सोडियम का एकमात्र अकेला इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर में कौन बैठे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनको ये अट्रैक्ट करके रखता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, है ना। आपको पता होगा कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा फोर्स कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हैं, तो इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, काफ़ी वीक फोर्स होता है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी बहुत एनर्जी कहीं से मिल जाए तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल सकता है और घूमने के लिए आज़ाद हो जाता है ना। तो ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक एटम के अंदर में सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, है ना। एक एटम के अंदर में फर्स्ट ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन थे, सेकंड ऑर्बिट में थे, बट ये मूव करने के लिए फ्री नहीं थे। फ्री सिर्फ कौन था, एकमात्र इलेक्ट्रॉन। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक एटम के पास होते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट उसमें से फ्री कुछ ही होते हैं जो घूमने के लिए आज़ाद होते हैं। तो अब हमारे पास इस कंडक्टर में मान लेते हैं कि बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स हैं, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इतने बड़े कंडक्टर में बहुत सारे एटम के पास में अगर हर एक एटम मुझे एक या दो फ्री इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वैसे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लाखों करोड़ों अरबों में हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ये कंडक्टर में फ्लो करने के लिए बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वास्तव में वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट। क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट। तो करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और हम लोग इसको डिनोट करते हैं आई से। तो आई इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं Q अपॉन T। हम लोग चार्ज को डिनोट करते हैं Q से कि पर सेकेंड कितना चार्ज बहा, पर सेकेंड कितना चार्ज बहा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास है कंडक्टर, हमारे पास है एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर में 1 सेकेंड में या मान लो 2 सेकेंड में इसमें से 10 कूलम ऑफ चार्ज क्या करते हैं, पास कर जाते हैं विद इन 2 सेकेंड, विद इन 2 सेकेंड। तो कोई पूछेगा कि भाई साहब इस कंडक्टर से कितना अमाउंट ऑफ करंट बह रहा है, तो हम लोग करंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, I इक्वल टू Q अपॉन T, है ना। तो चार्ज का वैल्यू कितना है 10 कूलम, टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो यहाँ से अगर कटेगा ये तो कितना आएगा 5 एम्पियर। क्या आएगा 5 एम्पियर, है ना। इसका मतलब यह है कि किसी कंडक्टर से पर सेकेंड कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर फ्लो ऑफ चार्ज ही अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो फिर उसमें रेट लगाना क्या ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। मान लो कि अगर किसी ने मेरे से बोला कि सर थोड़ा सा मेरे को हाथ धोने के लिए पानी चाहिए, बोला ठीक है, 1 बाल्टी पानी ला के उसके हाथ पे उछल दे, वो बुरा मान जाएगा। बोलेगा हाथ धोने के लिए मैंने पानी ही तो दिया, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसे फ्लो ऑफ वाटर चाहिए, बट कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ वाटर चाहिए कि पर सेकंड इतना ही वाटर फ्लो करे, है ना। अगर उसके हाथ पे धीरे धीरे पानी देता वो आराम से हाथ धो लेता ना। अब तो 1 बाल्टी पानी 1 सेकंड के अंदर उसके हाथ पे उछलते, बोले ले लो हाथ धो लो, ठीक है। तो ये तरीका नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज इंपॉर्टेंट, फ्लो ऑफ चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट है, बट चूंकि हमें वो फ्लो कंट्रोल्ड फ्लो चाहिए, इसलिए हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की। और हम लोग ये नहीं लिखते कि फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग बोलते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और हम लोग हमेशा उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, तो अपना फॉर्मूला बन गया I इक्वल टू Q बाई T। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो चार्जेस के नाम पे फ्लो कौन कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या एक कंडक्टर में एक अकेला फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, नहीं। ऐसे ऐसे मान लेते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या होती है उनकी। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि मेरे पास इस कंडक्टर में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं। बहुत अच्छा भाई साहब। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर n इलेक्ट्रॉन दौड़े, n इलेक्ट्रॉन
दौड़े। तो इस तार के अंदर में टोटल कितने चार्ज दौड़ रहे हैं? तो ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है n, इलेक्ट्रॉन की संख्या है n, बट एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो क्या हम लोग यहाँ पर E से मल्टीप्लाई कर देंगे? कोई पूछे व्हाट इज E? E इज द बेसिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये सारे ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जिसका वैल्यू एकदम रट्टा मार के रखना चाहिए। जैसे अपने को ABCD याद हो, तुम अपना नाम भूल जाओ, बट तुम्हें ये सारे वैल्यूज याद होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि इस कंडक्टर में अब हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है n, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज होता है E, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर के अंदर में? n × E, है ना। तो कभी कभी हम लोग यहाँ पर Q को ये भी लिख सकते हैं कि अगर मेरे को पता करना हो कि टोटल चार्ज कितने बह रहे हैं, तो टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कितना चार्ज था। ये बिल्कुल वैसा ही मेथड है कि अगर एक पेन का कीमत अगर 5 रुपये है तो 5 पेन का कीमत कितना होगा? 25 रुपीज़। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज होता है E, तो n फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कितने चार्ज होंगे? n × E, और बाई में क्या होगा? T। तो अपने एक और भी फॉर्मूला बन गया I = NE/T। आई बात समझ में? चलो इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके उतार लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।